हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मर्दरन 24 न्यूज़। आज हमारे साथ है दिव्या मोगिया, जो कि एक एडवोकेट भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। इनके पास काफ़ी महिलाएं आती हैं, ये महिलाओं की साइकोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ती हैं, क्योंकि इनका काम ही है कि महिलाओं से मिलती हैं, उनसे जानती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे, जो एक महिला आरक्षण बिल आया है, अभी विशेष सत्र के बीच में पास किया गया मोदी सरकार के द्वारा, इस बिल का कितना महिलाओं को लाभ होगा। अब हम दिव्या मोगिया जी से ही जानेंगे कि ये किस प्रकार ये बिल रहेगा। जैसे कि मैडम आपको मालूम है कि अभी विशेष सत्र के बीच में एक ये बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, पहले तो देखिए कि ये राज्यसभा में आज से 10-15 साल पहले पास हो गया था, जबकि यूपीए की गवर्नमेंट थी। उसके बाद तब ये राज्यसभा में पड़ा रहा। अब चलो जी, मोदी जी ने पहल की और इसको जो है इस बिल को लोकसभा में पास किया। लेकिन इस बिल को पास तो कर दिया गया, लेकिन इसको आगे लागू करने की जो प्रतिक्रिया बहुत लंबी है, प्रक्रिया जो है बहुत लंबी है। जैसे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, और परिसीमन होता है। परिसीमन के बाद सीटों को जो चिन्हित किया जाता है, कौन सी सीट दलित को दी जाएगी, कौन सी SC/ST को दी जाएगी, और इस प्रकार बहुत एक लंबी प्रतिक्रिया। तो आप क्या समझती है कि ये जो बिल है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से जो है जाति जनगणना नहीं है, उसको हमेशा आगे कर दिया गया। पिछली बार तो ये कह के आगे कर दिया गया कि कोविड है, कोविड करके उसको आगे कर दिया गया। तो इस बार आप क्या समझती है कि ये जो बिल है कब तक लागू हो पाएगा? जी, अभी तो इस बिल को लागू होने में बहुत टाइम लगेगा। जब इन्होंने सेंसस रिवाइज करने हैं सरकार ने, इस सब में टाइम लगेगा। बहुत जल्दी तो ये पास नहीं होने वाला। तो जैसे जो आपने कहा कि ये बहुत जल्दी पास नहीं होने वाला, फिर भी जैसे हम देखते हैं कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है, एक ये महिला के सम्मान की बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब संसद के बीच में सांसद का उद्घाटन किया गया, तब संसद के बीच में जो है हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी है, उनको नहीं बुलाया गया। वो दलित है, राष्ट्रपति है। जब उसके लिए भूमि पूजन किया गया तब नहीं बुलाया गया, जब विशेष सत्र बुलाया गया तब नहीं बुलाया गया। तो फिर ये महिलाओं को किस प्रकार का सम्मान है? जो 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसका क्या औपचारिकता है? देखिए, जो महिलाएं ऑलरेडी पढ़ी लिखी हैं, जो काम कर रही हैं, वो आएंगी क्षेत्र में, तो दूसरी महिलाओं को उनकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ पाएंगी। और जब कोई किसी की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाता है, तो वो काम भी वैसे ही करता है। तो महिलाओं का इस टाइम पे इस रिजर्वेशन से आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं को और मौका मिलेगा। जो छोटे गाँव हैं, वहाँ पे लोगों को, जब कोई पढ़ी लिखी महिला आएगी तो वहाँ पे उनको और मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। देखिए जी, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको इस फंक्शन में नहीं बुलाया गया। जब विशेष सत्र आया तो कम से कम उनको बुलाना चाहिए था ना। देखिए, कंगना रनौत को बुलाया जाता है, सपना चौधरी को बुलाया जाता है, लेकिन हमारी माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। इसके बारे में आप क्या कहें? जी, उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए था, पर ये एक पॉलिटिकल इशू है, तो इसके बारे में मैं कुछ बहुत बोलना नहीं चाह रही। ठीक है, जैसे जो आपने बताया कि अब मैं आपसे हम बात करते हैं कि जैसे जो महिला आरक्षण का जो ये बिल लाया गया है, इसमें 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं जो है देश की आधी आबादी है, तो फिर उनको 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं? महिलाओं को पहली बात तो रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कई क्षेत्रों में बहुत ज़रूरत है आगे आने की। महिलाएं आज की डेट में बहुत पढ़ लिख चुकी हैं और ऑलरेडी हैं, अब पुरुषों के साथ एक सामान्य हैं, पर उनको फिर भी छोटे गांव में रहने की वजह से या छोटी जगहों पर रहने की वजह से जो मौका नहीं मिल पा रहा, वो उनको कुछ महिलाएं आगे बढ़ के उनको भी मौका देंगी, साथ चलाएंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आपका कहना ये है कि ये जो बिल आया है, इससे महिलाओं को काफ़ी फायदा होगा? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा इससे महिलाओं को। साथ है निर्मला देवी, रिटायर्ड ACP ट्रैफिक पुलिस दिल्ली। आज हम इनसे बात करेंगे जो भी विशेष सत्र के बीच में एक महिला आरक्षण के बिल की बहुत टाइम से डिमांड हो रही थी महिला आरक्षण के ऊपर। और जब 50% महिला हमारी जनसंख्या है, तो ये लाना लाजमी भी था, और ये बड़े टाइम से अवेटेड था। और इसके ऊपर एक कहावत है कि 2 कदम आगे 4 कदम पीछे हम लोग चल रहे थे, एक बार आगे चले जाते, एक बार पीछे। अब जो ये बिल आ गया, तो इससे हमें बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। महिला जब हमारी लोकसभा में बैठेंगी, तो महिला की परेशानियां महिला ही जानती हैं ज़्यादा। अभी तक महिलाओं की लाइन कहाँ लगती थी? राशन की दुकान पे महिला मिलेंगी, शराब की दुकानों पे आदमी मिलेंगे। अब मुझे खुशी है कि कम से कम लोकसभा में अब हमारी महिलाएं होंगी उनके मुकाबले। महिला आएंगी। तो आपका ये कहना है कि जो महिला बिल पास हुआ है, इससे महिलाओं को काफ़ी लाभ होगा, जो महिलाओं का एक मनोबल बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक आपसे प्रश्न है
कि जैसे कि हमने देखा है कि मैं भी कई जगह पे जाके इंटरव्यू करता हूँ, तो अक्सर जो सरपंच कह लीजिए या निगम पार्षद कह लीजिए, थोड़ा विधानसभा और लोकसभा में तो थोड़ा सा जाके तस्वीर बदल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो निगम पार्षद जितनी भी महिलाएं हैं, उनका होता ही है कि जो महिलाएं वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। उनकी जगह उनके जो पतिदेव है वो जाके साइड में कुर्सी लगा कर बैठते हैं और हर एक बात का डिसीजन वही लेते हैं, मीटिंग में वो जाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। महिलाओं को एक रबर स्टम्प बना के रखा गया हुआ। तो जैसे ये जो अयोग्य महिलाओं को टिकट दे दी जाती है, अगर यही प्रथा चलती रही, यही चलन चलता रहा, तो लोकसभा में भी विधानसभा में भी जो ये पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, ये क्या करेंगे कि जो अपने रिश्तेदारों को अपनी महिलाओं को टिकट दिला देंगे, तो जो आम महिला है, जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत कर रही है, जो फील्ड में जाके काम करती है, जिसको वाकई में इस समस्याओं का मालूम है, अगर एक एमपी की महिला अगर पत्नी है एक एमपी की, तो उस महिला को अगर देखे तो धरातल पे ये नहीं पता कि घर में क्या समस्या होती है, किस समस्याओं के साथ महिलाएं जूझती हैं। तो अगर अभी ये प्रचलन चलता रहा और उन्हीं को टिकट मिलती रही जो महिला योग्य नहीं है, तो क्या इसका लाभ होगा? देखो, जो हमें 33% आरक्षण जो मिलेगा, ये मैं भी समझती हूँ कि जो एट प्रेजेंट हमारे एमएलए एमपी या जो हैं, तो उनके परिवार से टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए, हमारे यहाँ इतनी क्वालिफाइड लेडीज़ हैं, रिटायर्ड हमारी जस्टिस हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और हमारे इतनी बड़ी बड़ी ऑफिसर आईपीएस आईएएस जिन्होंने वाकई समाज के लिए काम किया है, जो बिल्कुल ज़रूरत लेडीज़ की ज़रूरत समझती हैं, उनकी परेशानियां समझती हैं, तो टिकट सिर्फ उनको ही मिलना चाहिए। मेरी अपनी मानना है, अपनी मानती है। आपका कहना है कि अगर योग्य महिलाओं को टिकट मिलेगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे हम परिवारवाद की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। और जैसे कि आपने देखा कि SC ST को तो इस बिल के बीच में कवर किया गया, लेकिन OBC को इससे जो है फिर छोड़ दिया गया। तो क्या ये OBC को इसलिए छोड़ा गया कि इस बिल के बीच में कंट्रोवर्सी बढ़े और इस बिल का जो है अधिक समय तक इसको डिले किया जा सके? हो सकता है कुछ ना कुछ तो रहा होगा ये कि OBC को बीच में कवर क्यों नहीं किया। करना चाहिए था। जब इन्होंने कोई भी बिल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो हर बिल में आती है, और ये कंट्रोवर्सी जो आई है तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल जानती होगी कि किस वजह से हुआ है, तो ये होना नहीं चाहिए था। अब देखिए ना, जैसे कि आपने कहा कि नहीं होना चाहिए था, ये जो बिल आया है, अगर हम बात करें तो इस बिल को जो लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जाति जनगणना और परिसीमन, फिर उसके बाद सीटों का चिन्हित करना, ये डिसाइड करना कि लोकसभा विधानसभा में कौन कौन सी सीटें जो है SC के लिए ST के लिए रिजर्व रहेंगी। तो मैम ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसको कब तक आप सोचती है कि ये बिल धरातल पर आ सकेगा? देखो, अगर ये बिल पास हो गया तो मोदी जी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके करेंगे इस पे काम, तो 29 तक तो बता ही रहे हैं कि बिल्कुल हो जाएगा, और उससे पहले भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो इतने सालों से पड़ा हुआ था और एकदम से जो लोकसभा का सेशन बुलाया और ये बिल पास हुआ है, तो डेफिनेटली ये जल्दी से जल्दी पास होगा और महिलाओं को इसका लाभ भी होगा। और लाभ महिलाओं को तब होगा जब वाकई काबिल औरतों को, जो लायक औरतें हैं, पढ़ी लिखी हैं या समाज सोसाइटी के लिए कुछ करती हैं, उनको ही टिकट मिलने चाहिए, ना कि परिवारवाद की तरह कि चलो इनके पति पहले MLA थे, वो थे, अब उनको नहीं मिल रही तो उनकी जगह इनकी वाइफ को दे दे, तो बात वही की वही रहेगी। जैसे जो मैम अभी आपने कहा कि भाई उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए जो योग्य महिलाएं हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि अगर ये चाहें पार्टियों की नीयत हो, तो देखिए अभी अगर इस बिल को पास होने में समय लगेगा तो कोई बात नहीं, समय लगेगा, जो प्रक्रिया है उनको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टियां चाहें तो जैसे अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं 5 सीटों के बीच में, तो वहाँ पे तो जो पक्ष है या विपक्ष है वो तो अपने स्तर पे तो उसको लागू कर सकते हैं ना, वहाँ तो 33% महिलाओं को टिकट दी जा सकती है। बिल्कुल, ये तो पार्टी अपने लेवल पे भी कर सकती है कि बिल आए ना आए वो मैक्सिमम लेडीज़ को टिकट दे दें, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। वो अपने यहाँ अपनी सोसाइटी में अपने आसपास ढूंढें अपने यहाँ कि उनकी सोसाइटी में या उनके यहाँ कितनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, प्रोफेसर भी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसर रिटायर्ड हैं, तो उनको फाइंड आउट करें और उनको टिकट दे। अब देखिए, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो जैसे महिला सम्मान की बात है, एक बड़े गर्व की बात है कि इस विशेष सत्र के बीच में एक महिला सम्मान बिल लाया गया,
उसको पास किया गया, 33% महिलाओं को अब टिकट मिलेगी, लोकसभा विधानसभा में लड़ेंगी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो दलित समाज से भी आती हैं, ठीक है, पिछड़े हुए समाज से भी आती हैं और एक बड़ी योग्य महिला है। लेकिन हमने देखा कि उनको चाहे अगर संसद के भूमि पूजन की बात हो तो उसमें भी नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया, यहाँ तक कि जबकि एक बहुत बड़ा एक अवसर था और एक ऐतिहासिक बिल मोदी सरकार पास करने जा रही थी महिला आरक्षण को लेकर, उस समय भी उन्हें नहीं बुलाया गया। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, ये जब बिल पास हुआ और हमारी सबसे बड़ी जो एक फर्स्ट सिटीजन है महामहिम प्रेसिडेंट, उनको तो एटलीस्ट इसमें तो बुलाना ही चाहिए था। इस सेशन में जब एक बिल पास हो रहा था, उनकी प्रेजेंस में होता, तो ये मैं भी मानती हूँ बुलाना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ। ये महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात होती है अगर हमारी महामहिम भी अगर वहाँ पर होती और उनके सामने बिल पारित होता। बिल्कुल, महामहिम हमारी हैं तो उनके सामने पास होना चाहिए था ये बिल। और नमस्कार टू द चैनल 24 न्यूज़। आई एम पूर्णिमा आनंद और मैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ काम कर रही हूँ। हम लोग ब्रिक्स रिफॉर्म पे और ब्रिक्स महिलाओं के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं और आपके चैनल के साथ जुड़कर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैम, जैसे कि अभी एक विशेष सत्र आया जिसके बीच में एक महिला आरक्षण बिल पास किया गया जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई। लोकसभा विधानसभा या जो भी इलेक्शन होंगे, चाहे वो सरपंच स्तर से हो, चाहे वो निगम के हों, किसी के भी हों, तो उसके बीच में 33% आरक्षण दिया जा रहा है। इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, आज के समय में भारत की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें बहुत सारी जातियां और जनजातियां हैं, लेकिन मैं समझती हूँ महिला की भूमिका हर जाति, हर जनजाति, हर स्टेट में और हर लेवल पे एक ही है कि उसे अपने परिवार को चलाना है, उसे अपने परिवार को बढ़ाना है, उसे अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो ये जो रिजर्वेशन की बात चली है वो देखिए, एक रोल तो महिला का हमेशा रहा है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में या कुछ एक राजनीति परिस्थितियां कह लीजिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लीजिए, कुछ ऐसा रहा कि महिलाएं अपनी भूमिका उसमें पूरी तरह से निभा नहीं पाई। तो एक लंबे समय से ये बात चलती रही कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में जब हम इक्वल पोजीशंस पे लोगों को लेकर आए, SC ST बिल आया और इसके अलावा अलग किसानों के लिए बिल आया, हर तबके को ऊपर लाने के लिए एक आरक्षण का फॉर्मूला यूज़ किया गया। तो जबकि महिलाएं जो कि आधी जनसंख्या है किसी देश की, तो उनको आरक्षण में लाने के लिए पार्लियामेंट्री लेवल पे, लीडरशिप लेवल में लाने के लिए आरक्षण की बात आई, क्योंकि जो बहुत दूर की जो कि कहना चाहिए आदिवासी महिलाएं हैं या SC ST की महिलाएं दूर दराज के इलाकों में रहती हैं या हैंडीक्राफ्ट करती हैं या किसानी करती हैं, वो महिलाएं पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाई। तो उनके लिए आरक्षण लाने की बात बहुत समय से चल रही थी। हम इस बात के लिए खुशी प्रकट करते हैं कि पार्लियामेंट में इस वक्त महिला आरक्षण बिल की बात शुरू हुई है, लेकिन वो किस वक्त पास होके कब उसका क्रियान्वयन होगा ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है। देखिए ना कि उसके लिए एक बड़ी लंबी प्रतिक्रिया है कि जैसे जाति जनगणना है, परिसीमन है, लोकसभा विधानसभा सीटों को चिन्हित करना है, ये डिसाइड करना है कहाँ से कौन सी सीट SC होगी, कौन सी ST होगी। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से जाति जनगणना को और जनगणना को जो है सरकारें टाले जा रही हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है, जाति जनगणना नहीं हो रही, जनगणना नहीं हो रही है। पिछली बार तो ये कह दिया गया कि कोविड था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो जनगणना ये हो पाएगी 2024 में? तो नहीं लगता कि ये बिल धरातल पर आएगा। क्या 2029 तक ये जनगणना और परिसीमन वगैरह की जो भी कार्रवाई है ये पूरी कर ली जाएगी? देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक अच्छी भावना की ज़रूरत होती है। अगर हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की भावना अच्छी है और वो उसको सच्चे मन से लाना चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। आपने जो विषय बताए कि बहुत सारी ये स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे समीकरण हैं जिनमें कि कोई भी लॉ को पास कराने में मुश्किल आती है। लेकिन अगर उसको, जैसे कि अभी जो मुस्लिम महिलाओं के लिए लॉ लाया गया तो वो पास हुआ ना, उसमें भी बहुत मुश्किलें थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम भी करना था, तो पास किया गया। इसी तरह से महिला आरक्षण बिल भी पास हो सकता है अगर सद्भावना हो और सच्चे मन से उसके लिए कोशिश की जाए। जैसे कि अभी आपने कहा पूर्णिमा जी की नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। अगर नीयत की हम बात करें
तो जैसे पार्टियां हैं, अभी हमारे देश के बीच में जैसे विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, जिन जिन प्रदेशों के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पे तो पार्टियां अपने स्तर पर, चाहे वो विपक्ष है या सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे कोई भी, मतलब कि किसी भी, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो ये तो अपने आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं ना, 33% सीटें देते हैं महिलाओं को। बिल्कुल देनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। और कुछ पार्टियां तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं काफ़ी सारे देशों के इलेक्शंस में जाती हूँ एज ए ऑब्जर्वर, तो मैंने देखा है कि अफ्रीका के छोटे छोटे देशों ने अपनी महिलाओं को 50% तक, और कुछ कंट्रीज़ में तो 80% महिलाएं हैं जो कि पार्लियामेंट में और लीडरशिप में ऊंचे तबकों पर हैं। तो भारत तो एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश की महिलाएं तो बहुत अग्रणी रही हैं, एम्बेसडर रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, चांद पे जा चुके। तो हमारे देश में आरक्षण की बात वैसे तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो, क्योंकि लोअर तबका जो है, जो अभी पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि पार्टियों को तो आरक्षण के बिना इंतजार किए ही 33% क्या 50% जगह महिलाओं को देनी चाहिए। एक और मैं आपसे प्रश्न लूँगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जैसे जो आप ये पंचायत के चुनाव कह लो, निगम पार्षद के चुनाव कह लो, तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो एक हमारी मानसिकता है पुरुष प्रधान की, तो अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, उनकी महिलाएं कभी बाहर नहीं आती, कभी किसी ऑफिस में नहीं जाती हैं, कभी ये नहीं पता कि जनता की समस्याएं क्या हैं, उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा। लेकिन जब वो महिला आरक्षित कर दी जाती है सीट, तो वो अपनी पत्नी के लिए जाके टिकट ले आते हैं और लाने के बाद वो जीत भी जाते हैं, जीत के निगम पार्षद बन जाती हैं। उसके बाद वो कभी किसी को, आप जो भी वोटर है उसको देखने को भी नहीं मिलता, उनका चेहरा भी नहीं देख पाते। उनके पति जो हैं वही फॉर्म भरते हैं, वही मीटिंगें करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। अगर ऐसी अयोग्य महिलाओं को अगर टिकट मिलेगी और आरक्षण का लाभ अगर इनको मिलेगा तो फिर देश विकास के पथ पर नहीं चल पाएगा ना। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं एक समय में वर्ल्ड बैंक में काम कर रही थी और मुझे राजस्थान के गाँव में जाने का मौका मिला, तो उस वक्त पंचायती राज की बहुत बातचीत चलती थी। तो हमने देखा कि वहाँ पे बड़ी अच्छी बात थी कि महिला सरपंच आई, ठीक है ना, और बहुत सारे वार्ड की भी महिलाएं चुनकर आती थी। तो जब हम मेन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में होते थे तो वहाँ पे महिलाएं या तो घूंघट पहने बैठी होती थी या पुरुष आगे की लाइनों में बैठे होते थे। और फिर जब साइन हो रहे होते थे कि जो महिला सरपंच आई उनके साइन हो रहे होते थे, तो वो अनाउंस ये करते थे, पति सरपंच सरोजा देवी, पति सरपंच रामी देवी। तो हमें बड़ा हैरानी होती थी कि ये कौन सा डेजिग्नेशन है कि पति सरपंच रामा देवी। ओके, तो हम लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन शुरू किया और पहले तो पुरुष आते थे, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, महिलाओं को ही लाया जाए। तो देखिए परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, तो वो एक कदम तो आगे बढ़े कि वो सरपंच बनी। अब वो ठीक है, उनका संकोच है, उनकी परंपरा है कि घूंघट डालना है, ठीक है ना, और अपने पति के संरक्षण में रहना है, उनकी परंपरा है। लेकिन जब वो अब एक कदम आगे आ गई तो दूसरा कदम भी लेंगी, ठीक है ना। अब हम लोगों की भी ज़रूरत है वहाँ पर ऐसी जगहों पे जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कमिश्नर बन रही हैं, पुलिस में हैं, वो उन लोगों को चेंज करें, ठीक है ना। तो परिवर्तन की दिशा बहुत लंबी होती है और डेवलपमेंट में भी, विकास में बहुत समय लगता है। तो हम समझते हैं कि हमने पहला कदम तो हम पूरा कर चुके हैं, हमें आगे बढ़ना है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये लूँगा कि जैसे कि हमने देखा गया है कि क्या ऐसी पार्टियों की मजबूरी रहती है, कि क्या ऐसे कारण है कि जैसे हम बात करें कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी एफआईआर के लिए महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ से उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है। मणिपुर की घटना ले लें, हाथरस की घटना ले लें, तो ये पार्टियां जो आरोपी हैं उनके ऊपर एकदम एक्शन ना लेकर, चलो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होने के बाद तो उन पर एक्शन होना चाहिए ना, उन पर एक्शन नहीं लेकर उनका बचाव पक्ष में क्यों उतरती है? देखिए, कुछ चीज़ें अराजकता से जुड़ी हुई हैं और जब पावर हाथ में आ जाती है तो उसमें इंसान भूल जाता है कि वो एक समाज में क्या उसका किरदार है। तो महिलाओं के साथ अत्याचार एक लंबी कहानी है, हर समय ये समाज में चलता ही रहा है और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में अत्याचार महिलाओं के साथ होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन अब कुछ महिलाएं जो सशक्त हुई हैं या कुछ ऐसा मीडिया का हम कहना चाहिए सहयोग मिल जाता है, या डिजिटलाइजेशन हो गया कि सोशल मीडिया से सारी खबर फैल जाती है। अब जैसे वो निर्मला वाला केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ,
तो वो मीडिया और सोशल मीडिया को ही उसका वो धन्यवाद देना चाहिए कि वो इतना बड़ा कि हमारे लिए एक लॉ बन गया, एक हेल्पलाइन बन गई और पुलिस और सरकार सब उसके उसमें आए, समर्थन में आए। तो अब धीरे धीरे करके जब इस तरह से ग्रुप बनेंगे, एक अच्छा सिविल प्रेशर डेवलप होगा, तभी सरकारें काम करेंगी, ठीक है ना। तो जो अब आपने बताया कि जो कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने पीछे कुश्ती वाले आए और फोगाट के आए और जो मणिपुर में हुआ, ये सब मामले सामने आए, तो देखिए ये मामले सोशल मीडिया और लोगों की जागरूकता से ही सुलझाए जा सकते हैं और अत्याचार को रोकने के लिए सशक्त लोगों की ज़रूरत है। और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि सरकार, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया और सभी लीडर्स को एकजुट होकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। दिव्या जी, आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस देश ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, जिससे कि जो कुछ चीज़ें हैं जो एक महिला ही महिला के लिए समझ सकती है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। बट इसमें एक ही चीज़ है जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में हर चीज़ का गलत इस्तेमाल बहुत जल्दी होता है। अगर ये बिल आया है जिसके पीछे एक बहुत अच्छा इंटेंशन है, उस अच्छे इंटेंशन को बरकरार रखना चाहिए। ये 33% सीटें अगर रिज़र्व की गई हैं तो ये उन महिलाओं को मिले जो एक्चुअल में क्षेत्र में जाके काम करती हैं, जो लोगों से जुड़ती हैं, जो लोगों की समस्याएं सुनती हैं और उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। ये फिर ये बन के ना रह जाए जैसे कि आज भाई भतीजावाद चलता है एक तरफ, वैसे ही बहू बेटीवाद चालू हो जाए कि किसी बड़े नेता की बहू या बेटी को टिकट मिल जाए क्योंकि वहाँ पे वो फीमेल सीट रिजर्व हो गई, तो नेता खुद नहीं खड़े हो सकते तो अपनी बहू या बेटी को वो टिकट दिलवा दें और पार्टियां वो टिकट उनको देने लगे। उससे फिर वही होगा कि जो असली आवाज़ बन सकता है वो आवाज़ फिर वहीं कहीं ना कहीं दबके रह जाएगी और वही आवाज़ें जो पहले गूंज रही थी पार्लियामेंट में वही की वही आवाज़ें बन के रह जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए मेरा यही होगी कि एक ऐसी कमेटी बननी जाए जिसमें जब भी किसी फीमेल सीट को रिजर्व करके किसी भी फीमेल को टिकट मिले, उसका पहले पूरा सर्वे हो कि उसने पर्सनल लेवल पे उस क्षेत्र में क्या काम किया है और उनकी अपनी उपलब्धि क्या है। देखिए आप, जैसे कि आप देखते हैं कि फिल्म स्टारों को टिकट दे दी जाती है। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर को, उनको राज्यसभा से सांसद बना दिया गया, लेकिन अगर आप उसके अटेंडेंस देखेंगे तो 2% भी नहीं है। वो कभी सांसद उसमें अपना राज्यसभा में कभी आए ही नहीं। जैसे हमारी हेमा मालिनी हैं, बहुत सारे ऐसे जयप्रदा हैं, बहुत सारी ऐसे जो हीरोइनें हैं, ये हीरो हैं जो कि आपने देखा होगा कि वो राजनीति में आए, उनको टिकट दी गई, पार्टियों ने उनको इसलिए इलेक्शन लड़ाया कि वो एक प्रसिद्ध चेहरा है, वो जहाँ भी जाएंगे वो चुनाव जीत जाएंगे और पार्टी को चाहिए कि विनिंग कैंडिडेट। लेकिन अगर हम देखें तो उनका सारा करियर जो रहा है उन्होंने पिक्चर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में लगाया है, उनको राजनीति की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और 99% जितने भी ये हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें या हम प्लेयर्स की बात करें, जो भी खेल कर आए और राजनीति में चुने गए, वो उनके विकास के लिए उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया और वो बिल्कुल फेल साबित हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कहूँगी इसमें 2 व्यू हैं। एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं या आप एक नेशनल लेवल प्लेयर हैं या सेलिब्रिटी प्लेयर हैं, ये टिकट मिलने का बेसिस नहीं होना चाहिए। ऐसा हो, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार के स्टैचर पे जो लोग हैं दे हैव अ कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आज किसी सेलिब्रिटी में ये इच्छा है कि मैं अब अपना करियर पॉलिटिक्स में करके या मैं लोगों के उद्धार में लगाना चाहता हूँ आगे, अगर वो लेना चाहें और आगे आना चाहें, क्योंकि शायद उनकी हमें कम्युनिकेट करने की क्षमता और उनका इन्फ्लुएंस एक कॉमन पर्सन पे ज़्यादा होगा। बट सिर्फ इसलिए कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि भैया मैं सेलिब्रिटी हूँ इसलिए मैं जिता दूंगा इलेक्शन, इसलिए मुझे टिकट दी जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे सनी देओल है, सनी देओल जो है MP हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में गए नहीं, वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं कि उनके ढूंढने के लिए गुमशुदा के पोस्टर लगा रखे हैं। तो ये जो प्रचलन चला आ रहा है कैसे बंद होगा? इसको बंद करने का एक यही तरीका है, मैं जैसे पहले भी मैंने बोला कि हमें एक मोदी जी से मेरी ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से एक बहुत ही विनम्र मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर एक कमेटी का गठन किया जाए
जो कहीं से भी जब कोई टिकट हम देते हैं, स्पेशली रिजर्व, जैसे कोई सेलिब्रिटी को दी जा रही है या महिला को दी जा रही है, उसमें एक चीज़ का ज़रूर देखा जाए कि उस वो है कैंडिडेट है, उसने उस क्षेत्र में कितना काम किया है, वो कितना इन्वॉल्व है उस क्षेत्र के लिए और वो कितनी क्षमता रखता है उस क्षेत्र की विकास करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है इस तरह के सेलिब्रिटी फेसेस को टिकट देने के लिए, वो लोग जो सालों से उस जगह के लिए, उस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जो वहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और जो इच्छा रखते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो इन बड़े बड़े नामों के पीछे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें जब अगर आपको याद हो डॉक्टर साहब, तो पहले जब इमरान खान फर्स्ट टाइम राजनीति में आए तो वो विश्व कप विजेता थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए विश्व कप जीता था और एक बड़ा फेम चेहरा था पाकिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो इसी प्रकार होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए है, जो काम कर सकता है, उसको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए और जनता को भी इस बात को समझना चाहिए। इस विषय में क्या कहते हैं? इसके लिए एक तरीका हम ये भी सोच सकते हैं कि यदि कोई बड़ा चेहरा पॉलिटिक्स में आके किसी पार्टी से, पहले उसको एटलीस्ट 5 इयर्स अपने आप को उस क्षेत्र में प्रूव करना पड़ेगा कि उसने क्या काम किया उस क्षेत्र में। उसी के बाद वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है कि भाई मैंने पर्सनली 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र या एमपी क्षेत्र में जहाँ पे मैं आज खड़ा हो रहा हूँ, उसके लिए मैंने 5 साल ये डेवलपमेंट किया है, इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या मैं कोई क्रिकेटर हूँ या मैं कुछ हूँ, ये कभी भी, जैसे हमारे पास इस तरह के भी एग्जाम्पल हैं। हमारे पूर्व ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट विजेता, वो आज हमारे पिछले कुछ टाइम में ये खेल मंत्री रहे, वो शायद लाइमलाइट में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, बट उन्होंने काम किया। वो जब उस पद पे आए, उन्होंने अपने पद पे आकर उस पद पे काम किया, तो वो उनकी उपलब्धि थी। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा कि यदि किसी को हम हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हम एक जिम्मेदारी किसी पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना के देते हैं, वो बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब देखिए ना, जैसे कि हंसराज हंस हैं, एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, और वो उत्तरी दिल्ली से जो है सांसद हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उस क्षेत्र के बीच में, हम तो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह लोगों के व्यूज़ लेते हैं, उस क्षेत्र में कभी दिखे ही नहीं। तो लोगों की भी सबसे, हम तो लोगों को भी दोषी मानते हैं कि जिन्होंने वोटर्स ने उनको वोट दिया, जब जानते थे कि वो लुधियाना के हैं, वो दिल्ली में आगे काम नहीं करेंगे, तो उनको वोट देना ही चाहिए था। देखिए, वो तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलने की बात है कि जब मैं वोट डालने जाती हूँ और अगर मैं किसी नाम से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, और देखिए ज़्यादातर जो प्रेरणा होती है, या प्रेरणा से मैं ज़्यादा कहूँगी फेम होता है, वो किसी बड़े सिंगर, बड़े सेलिब्रिटी, बड़े क्रिकेटर का ही होता है। तो जब मैं उसका नाम लिस्ट में देखूँगी तो मैं बायस हो जाऊँगी। उस वक्त हम शायद इतनी समझ नहीं रख पाते जो कॉमन मैन है कि क्या इसने मेरे क्षेत्र के लिए कुछ, क्योंकि हम उस वक्त उस वोट और उस सीट की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते कि मेरे क्षेत्र में हर एक चीज़ के लिए वो इंसान जिम्मेदार है जिसको मैं चुन के विधानसभा या लोकसभा में भेजूंगी। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के लिए लोगों को भी समझना पड़ेगा, और जो हमारी इलेक्शन कमेटी है उनको भी समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जाए कि किसको टिकट दी जाए जो कि उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपसे मैं एक अंतिम प्रश्न लूँगा कि जैसे कि अभी महिला सम्मान की बात हो रही है, उनके लिए बिल लाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है महिला सम्मान के लिए, लेकिन जैसे अभी संसद का विशेष सत्र था, इससे पहले अगर हम बात करें संसद का जब उद्घाटन हुआ, जब यहाँ भूमि पूजन हुआ, तो जो हमारी महामहिम है, जो कि फर्स्ट नागरिक हैं, जिसका सबसे पहला अधिकार बनता है, उनको इनमें से किसी भी जो कार्यक्रम है उसमें नहीं बुलाया गया। तो इस विषय में आप क्या बोलें? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो पार्लियामेंट होती है वो इलेक्टेड मेंबर्स का मंदिर है, और मैं खुद बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी, वो महिला हैं, वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। बट जिस तरह से कहा जाता है कि मंदिर का, चाहे मैं कितनी भी बड़ी भगवान की भक्त हूँ, मंदिर का उद्घाटन हमेशा एक पुजारी ही करेगा। तो मैं इसमें ये मानती हूँ कि शायद जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका पहला हक था उसको उद्घाटन करने का।
सबसे बड़ी बात थी जो मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर फर्स्ट लेडी वहाँ होती तो इट वुड हैव बीन मोर डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन इन दैट सिचुएशन। तो जो समझदारी की गई कि पुजारी जी को बुला के उनसे पूजा करवाई गई, बट इससे मैं नहीं मानती कि मुर्मू जी का सम्मान ज़रा भी कम हुआ है। वो हमारे लिए हमेशा हमारी प्रेसिडेंट रहेंगी, हमारी फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री रहेंगी उनकी। लेकिन हर जगह की मंदिर की जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो ईश्वर का घर है, वहाँ का जो फर्स्ट पर्सन है वो पुजारी है। चाहे उसको बनवाने वाली मैं हूँ, उसको बनवाने के लिए सारा पैसा मैंने दिया हो, बट उस मंदिर का फर्स्ट पर्सन पुजारी है। उसी तरह से मैं मानती हूँ कि जो पार्लियामेंट है उसका फर्स्ट पर्सन हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उन्हीं को उस मंदिर की पूजा का स्थापना करनी चाहिए। रेणु मोगिया जी, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को जानती हैं, जो शिक्षा का महत्व जानती हैं, वो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी और इसका पूरा जो फ़ायदा है वो गांवों तक पहुंचना चाहिए, रूरल एरिया में इसका पहुंचना चाहिए, जहां की औरतें अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, तभी इस बिल का फ़ायदा हो पाएगा। हाँ, जैसे आपका कहना है कि देखिए हमने जो देखा है, अक्सर देखा है, हमने कई सर्वे भी किया, मैं नाम नहीं लूँगा, कि अभी मैंने एक पार्षद जी का इंटरव्यू किया इसी बात को लेके, तो उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी जो है उनकी, वो पार्षद है, लेकिन वो चैनल के ऊपर कह रहे हैं कि भाई मैं पार्षद हूँ, आप मुझे बताओ। कोई उनके घर में जाता है तो वो कहते हैं कि भाई कोई फॉर्म पे साइन कराने या कुछ करना है, जो पार्षद की एक कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी है, उसको पूरा करने के लिए वो तो कभी बाहर आती नहीं है। उनकी जगह उनके पति देव हैं, वही कागज लेते हैं, वही साइन करवा के लेके आते हैं अंदर से, पता नहीं वो पार्षद खुद साइन करती भी हैं कि नहीं करती हैं। अगर इस प्रकार की जो महिलाएं जो घरेलू हैं, जिन्होंने कभी राजनीति में बाहर नहीं गई, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिन्होंने पूरा जीवन जो है राजनीति में लगा दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, करती हैं, उनको ना टिकट देकर जो इस प्रकार की महिलाओं को टिकट दी जाती है, तो क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। इसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एक पढ़ी लिखी महिला को ही ये टिकट मिलना चाहिए, जिससे वो इसका अच्छे से उपयोग कर सकें। ये सबको नहीं, किसी के भी सिर्फ उसको उनके घर में एक पॉलिटिकल है तो इसलिए उनको ये अवसर मिलना चाहिए, ये गलत चीज़ है। ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को उनको ही मिलना चाहिए। अब देखिए ना, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जहाँ पर भी भाषण देते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, परिवारवाद। कि आप देखिए कि चाहे वो कोई भी पार्टी ले लो, अगर हम बीजेपी की बात करें तो अनुराग ठाकुर जो है, उनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल सीएम थे, ठीक है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज राजनीति में है, अमित शाह के बेटे जय शाह जो है वो अपना BCCI के अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो परिवारवाद तो सारी जगह ही है, जैसे कांग्रेस में भी हम कहेंगे, सपा में भी कहेंगे, मुलायम सिंह के पार्टी में भी कहेंगे, नीतीश कुमार जी की पार्टी में, कौन सी पार्टी है जैसे परिवारवाद नहीं है। अगर ये जो परिवार चला आ रहा है, बात चला रहा है, अगर उसी आधार पर टिकटें दी जाएगी तो क्या लाभ होगा जनता को? नहीं, परिवारवाद का उसके आधार पर टिकट नहीं मिलने चाहिए, जिसमें योग्यता है सिर्फ उसी इंसान को टिकट मिलना चाहिए, उसी महिला को टिकट मिलना चाहिए सिर्फ। इसमें परिवारवाद का कोई इसमें महत्व नहीं आना चाहिए। जिसमें क्वालिफिकेशन है, जिसमें कुछ करने की क्षमता है, सिर्फ उसी इंसान को टिकट मिलना चाहिए ताकि वो काम कर सके और लोगों का उद्धार कर सके। नीतू तलवार जी हैं, अब इनसे जानते हैं कि ये जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, जिसको महिला शक्ति वंदना का कि क्या कर संबोधित किया गया है, इस बिल का क्या उद्देश्य है और इससे महिलाओं को कितना फायदा होने वाला है? नमस्कार नीतू जी। नीतू जी, जो ये बिल लेके आए हैं, अभी लोकसभा के बीच में पास हुआ है, पहले राज्यसभा में पहले पास हो गया था, काफ़ी लोगों ने पहले इसको पास कराने के लिए कोशिश की, लेकिन चलो अल्टीमेटली ये बिल पास हुआ। अब इस बिल को जो पास हुआ है, इससे महिलाओं को कितना फायदा होगा? देखो, ये जो बिल पास हुआ है, पहले लोकसभा ने पास नहीं किया, लेकिन है इसमें महिलाओं को फायदा तो होगा, लेकिन फायदा प्रॉपर फायदा होना चाहिए। अब ये जैसे 50% दे दिया, अब इसको फॉर एग्जांपल अब इलेक्शन हुए, कुछ निगम पार्षद हैं या कोई हैं, वो क्या है लेडीज़ हैं, लेकिन लेडीज़ को तो उसकी नॉलेज ही नहीं है ना, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रही हैं, उसकी सपोर्ट में बैठे हैं उनके हस्बैंड। आप ये देखो कि जिसका वर्क है उसको वो उसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, ये हमारे में देख के देखना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी हम जगह जहाँ पर भी जाते हैं, कल मैं नाम नहीं लूँगा, कि मैंने कल एक इंटरव्यू किया एक पार्षद का,
तो वो पार्षद खुद नहीं है, उनकी जो मिसेज है वो पार्षद है, तो वो पूरा चैनल के ऊपर कह रहे हैं कि मैं पार्षद हूँ, मुझे आप काम बताइए। कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति जाता है पार्षद से काम करवाने के लिए, तो पार्षद जो अगर महिला पार्षद होती है खुद सामने ना आके उनके पति सामने आते हैं। तो जैसे जो ये जो चला आ रहा है, चलन चला आ रहा है कि जो नेता होते हैं अगर महिला सीट डिक्लेयर हो जाती है तो अपनी पत्नी को टिकट दिलवा देते हैं। तो इस प्रकार का जब तक ये चलन चलता रहेगा और जो योग्य महिलाएं हैं, जो क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी भी पार्टी का, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति में अपना पूरा जीवन दे दिया लेकिन उनको कभी टिकट ही नहीं मिलती। ऐसा जब तक ये चलन चलता रहेगा तब तक इस बिल का क्या लाभ होगा? देखो, जब तक ये चलन चलता रहेगा इस बिल का कोई फायदा नहीं है। जिसकी कैपेबल जो चीज़ें, अब वो है कि कोई पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है लेकिन वो उस चीज़ को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो सीट उसको मिलनी चाहिए। वो सीट उसको ना मिलके किसी और को दी जाती जिसकी वो कैपेबल है ही नहीं, जिसको उसकी नॉलेज ही नहीं पता, ABCD नहीं पता, ABCD पता नहीं, आपने उसको जेड तक पहुँचा दिया, उसको तो वर्क पता नहीं वो वर्क कैसे करेगी। और जो वर्क के लायक थे, जो वर्क करना चाहते हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनको तो वो इग्नोर करके चला जा रहा है। इस चीज़ के लिए तो हम बहुत लेडीज़ बहुत खिलाफ हैं कि जिसकी है चीज़, जिसको इतना एक्सपीरियंस है, जिसने पार्टी को इतना टाइम दिया है, उसको भी तो तुम रिगार्ड दो। उसको तो कुछ रिगार्ड मिल ही नहीं रहा, वो बस काम पे काम दिखा रही हैं बस। जैसे जो भी राजनीतिक दल है, अगर हम बात करें, अगर ये इतना सीरियस है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, तो जहाँ पर भी जिस भी दल की जो सरकार है वहाँ पर तो वो अपना ये सिद्धांत को एप्लीकेबल कर सकते हैं ना। अगर अभी हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बीच में 78 कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसके बीच में से अगर हम बात करें तो केवल 11 महिलाएं हैं। तो अगर महिलाओं को अगर ये चाहते और इनकी नीयत साफ होगी 33% अगर आरक्षण देना, तो 33% महिलाएं तो मंत्री होनी चाहिए थी ना। इसके विषय में क्या कहेंगे? देखो जी, अगर 33% महिलाओं का राइट बनता है तो वो राइट महिलाओं को मिलना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती महिलाओं को राइट मिलना चाहिए, उन महिलाओं को राइट मिलना चाहिए जो ये काम कर सकती हैं, जो इसकी कैपेबल है। आप किसी को भी उठा के कोई भी सीट रिकमेंड कर देते हो, चलो जी आपकी ये पोस्ट होगी, हम ये नहीं चाहते। जो जिस चीज़ के लिए है उसको वही काम दो। आपको पता नहीं है, आप उसको सीट दे दी और हम फिर कहते हैं कि जिसने पब्लिक भी आ रही है, सभी आ रहे हैं उसके काम, लेकिन वो सीट पे है ही नहीं ना अपनी। नीतू जी, जैसे जो ये बिल अभी पास किया गया है, इसकी एक बड़ी लंबी प्रतिक्रिया है। अगर कोई भी बिल पास होता है, जिस प्रकार जो कि ये महिला आरक्षण बिल पास किया गया, तो इसके बीच में ऐसा होता है कि जो हमारी स्टेट है उनसे भी पूछना पड़ता है, उनसे भी जो सिक्योरिटी लेनी पड़ती है सरकार को। और एक ये भी इसके बीच में नियम है कि अगर इस बिल को पास कर दिया गया लोकसभा में, चलो अब तो पास हो गया, लेकिन इसके लिए जो जाति गणना जरूरी है, अपना जनगणना जरूरी है, परिसीमन होना जरूरी है, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को चिन्हित करना जरूरी है, ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सी सीट जो है ये SC के लिए रहेगी, ST के लिए रहेगी, कौन सी OBC के लिए रहेगी। और बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें SC ST कैटेगरी को कवर किया गया और OBC को बाहर रखा गया है। OBC को इसमें रिजर्वेशन के बीच में उनको किसी प्रकार का भी कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा OBC को। तो जो ये जो प्रतिक्रिया है इसके बीच में बड़ा लंबा समय लगेगा। आप देखेंगे अगर हम बात करें तो पिछली 5 बार से जो है जनगणना को भी टाला जा रहा है, तो ये कब तक हो पाएगा? लगता है आपको कि ये 2029 से पहले ये सब कुछ हो पाएगा? देखो जी, आपको ये तो सबको पता है 5 साल से जनगणना नहीं हो रही। हमेशा यही आता रिकमेंड किया जाता है कि इस साल जनगणना होगी, लेकिन लास्ट में ये बिल पास हो जाता है जी इस साल जनगणना नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप 2029 कह रहे, मैं कह रही 34 तक जनगणना के कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि ये इस चीज़ को कोई काउंट करेंगे या इसके लिए कुछ काम करेंगे, नथिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये बिल सिर्फ एक जुमला दिया गया है, एक लॉलीपॉप दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है? ये बिल बिल्कुल एक लॉलीपॉप के, मैं इसको लॉलीपॉप भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ये बिल सिर्फ एक दिखावा, एक सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए किया गया है कि ये हम लोग इसके साइड में घूमते रहें, इसकी तरफ फोकस करें और तब तक वो अपनी दूसरी तरफ से जो उन्होंने अपने काम करने हैं वो कर रहे हैं। अब ये जो बिल आया है जिसमें कि आपने देखा कि महिला शक्तिकरण के ऊपर बिल है, महिला को आरक्षण दिया जा रहा है कि सरकार का कहना है कि महिलाओं की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए जितने की पुरुषों की रहती है। लेकिन अगर हम बात करें तो महिला आधी आबादी है। आधी आबादी मीन्स कि आपको 50% का जो बिल आया उसमें 50% का आरक्षण मिलना चाहिए था, तो ऐसा क्यों कि 33% का दिया जा रहा है? इसकी तो इंडिया में क्या ही बोलूँ, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट जो टॉपिक है ना, दैट इज ऑल रिलेटेड इन इंडिया। बाहर की कंट्रीज में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट को इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए।
इक्वालिटी नाम की जो चीज है ना, वो इंडिया में ही टॉपिक उठता है, क्योंकि मिल ही नहीं रही है ना, तो वो मिलनी चाहिए। 50% तो हमेशा विमेन को एक मिलना ही चाहिए, चाहे वो लो क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे SC ST हो, चाहे कुछ भी हो। अब हमारी प्रेसिडेंट जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं जाके वो जो मोदी को मिल रहे हैं सारी चीजें, कि वो ही जा रहा है बाहर की कंट्रीज में, जा रहा है कुछ कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को क्यों नहीं मिल रही है? आप देखिए ना कि प्रेसिडेंट को तो जब अभी लोकसभा का जो सेशन चल रहा है इसमें नहीं बुलाया गया, जो भूमि पूजन हुआ उसमें नहीं बुलाया गया, जो लोकसभा का भवन बना है इसमें नहीं बुलाया गया, आप उद्घाटन पे नहीं बुलाया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो दलित महिला है और प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट होता है सबसे पहले अगर हम माने तो उसका अधिकार लोकसभा पे या राज्यसभा पे उसी का होता है, सबसे ज्यादा ही होता है, उनका ही होता है। तो उनको तो इट्स अ बिग इनिशिएटिव कि हमारी प्रेसिडेंट वो हैं, बट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी कौन देगा? वो तो हमें ही देनी पड़ेगी ना, कोई और तो नहीं दे सकता। इट्स मतलब ये तो अब लोग वोट करके ही अपना चेंज कर सकते हैं, और कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो खड़ी होए और इसको देखे कि हम लोग 50% वुमेन्स को पूरा एम्पावरमेंट दें। देखिए, आप जैसे जो राष्ट्रपति को ना बुलाकर कंगना रनौत को बुलाया जाता है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, वो भी महिलाएं हैं, वो भी समान योग्य हैं, और सपना चौधरी को बुलाया जाता है, लेकिन जो एक हमारी राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया जाना तो चाहिए। अब हाँ जी पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है अच्छा किया है, मैं इसका मतलब धन्यवाद करती हूँ, लेकिन अगर ये महिलाओं के लिए आता है तो इससे अच्छी बात क्या सकती है, क्योंकि हम सब भी महिलाएं हैं और महिलाएं जो हैं सभी चाहती हैं कि आगे बढ़े, तो हम भी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो ये लाए हैं बिल पास किए हैं वो आगे आए और हम सब महिलाओं को आरक्षण मिले। आपका कहना है कि बिल जो है धरातल पे है, जल्दी से लागू, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका जो लाभ है शीघ्र से शीघ्र महिलाओं को मिलना जी चाहिए। बिल्कुल, ये अगर उन्होंने लागू किया है तो आना भी चाहिए और हर महिलाओं को आरक्षण मिलना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर जुड़ी हैं तो वो सब इस आरक्षण को भी मतलब करना चाहती हैं कि मिले और हम सब लोग आगे बढ़े। पूजा जी, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के नाम पर जो सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं उनके ऊपर हम देखते हैं कि जो नेता हैं जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, उनकी जो महिलाएं वो कभी कहीं घर से भी नहीं निकली होती हैं बाहर, कभी वो किसी मीटिंग में नहीं जाती हैं, कभी कहीं बात नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन क्या होता है जब वो सीट आरक्षित कर दी जाती है तो वो उसके ऊपर जो है उस नेता को वो सीट टिकट ना देकर उसकी महिला को टिकट दे दी जाती है, उसकी पत्नी को टिकट दे दी जाती है, या उसके घर में से किसी को टिकट दे दी जाती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो उस स्थिति में आप क्या कहते हैं कि आप देखोगे अगर एमसीडी में आप कोई काम करवाने के लिए जाओ या कहीं साइन करवाने होते हैं तब भी उसका पति कहता है लाओ जी मुझे फॉर्म दे दो मैं साइन करूंगा, वो अंदर से बाहर नहीं आती है क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। अगर महिलाओं को इस प्रकार से टिकट मिले तो इसका क्या लाभ होगा? जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं अगर महिलाएं प्रदर्शन कर सकती हैं, झंडा उठा सकती हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं, महिलाओं का पूरा हक होना चाहिए, पति का कोई हक नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर निगम पार्षद महिला है तो महिला का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, हाथ होना चाहिए कि महिलाएं आगे बढ़ें। अच्छा पूजा जी, आपका ये कहना है कि जो योग्य है महिला है उसी को टिकट मिलना चाहिए, चाहे ये देखकर ना दिया जाए कि ये इस फलाने नेता की घरवाली है या उसके रिश्तेदार है तो टिकट दे। जी बिल्कुल, अगर ये करते हैं तो सबसे घटिया और घटिया राजनीति करते हैं। मैं इसका बिल्कुल खुल के बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जो मेहनत करती हैं, कार्य करती हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो महिला बिल आया है, इस महिला जो आरक्षण बिल आया है, इसके बीच में जो हमारी महिलाएं राजनीति में है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको टिकट दे दी जाती है जो उसके योग्य नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो उनके पति जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, जो लोगों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके बाद जो उन्होंने पूरा अपने क्षेत्र के बीच में काम किया होता है, तो फिर वो डिमांड करते हैं कि भाई जो योग्य महिलाएं है, जो पार्टी में और भी महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो जिनका अधिकार बनता है, उनको टिकट ना देकर वो अपनी महिलाओं को टिकट दिलवा देते हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको ABCD नहीं पता राजनीति के बारे में, कभी घर से बाहर नहीं निकल के देखा उन्होंने। तो जो इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है, अगर इस प्रकार की महिलाओं को टिकट दे दी जाती है तो इसके ऊपर आप क्या कहें? देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा ये मानना है कि उसी महिला को टिकट देनी चाहिए जो इसके योग्य है, ठीक है, जिसके पास इतनी नॉलेज है कि वो हमारे सोसाइटी में कुछ डिलीवर कर सकती है। जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, जो इतना कैपेबल नहीं है, या तो वो उसके कैपेबल बने, तब तो वो समाज में सेवा करे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो एजुकेटेड है, जो वेल अवेयर है, जिसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है, उसे ही टिकट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा। जैसे कि हम स्कूल है, वैसे तो देखो स्कूलों के बीच में पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर हमने देखा होगा तो हमारे जो भी हम बात करें तो हमारे जो देश है
जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस प्रकार के कि उसके बीच में अगर हम कहें तो हमारे संविधान के बारे में कहीं बात नहीं होती। हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 90% जिनको अपने फंडामेंटल राइट का नहीं पता, मौलिक अधिकार का नहीं पता कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। तो क्या इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? क्या जो हमारा संविधान है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनके बारे में भी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो सोशल स्टडी का सब्जेक्ट रहता है स्कूल में, उसमें हम क्या करते हैं, हमें बताया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे ये हैं। तो यही है कि हम सबको वो पता होना चाहिए कि हमारे ये अधिकार हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि रास्ते में और बहुत सारे जो होर्डिंग लगे होते हैं, बहुत कुछ ऐसा लगा होता है, हम किसी भी कार्यालय के बीच में जाते हैं, सरकारी ऑफिस के बीच में जाते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत सारे नियम लिखे होते हैं, शर्तें कंडीशन लिखी होती है, पर आपने देखा होगा कहीं पर भी जाए हम तो वहाँ पर कहीं पर भी हमारे मौलिक अधिकार है, जो 10 से 11 मौलिक अधिकार है वो नहीं लिखे होते। तो क्या इस प्रकार के कोई ऐसे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए ताकि हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं, हर एक पढ़ा लिखा लोग जो भी उस ऑफिस में जाए अपना जो उसका मौलिक अधिकार है उसको जान सके? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम सभी को अपने अधिकार पता होने चाहिए। हमारी ये राइट्स हैं, हमें सरकार ने ये चीज़ें दी हैं और हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। सुखविंदर कौर जी से जानते हैं। सुखविंदर कौर जी, जैसे बिल लाया गया है और इसमें 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, आपको पहले तो मैं महिलाओं को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो किसी न किसी रूप से ये कम है, क्योंकि महिलाओं को आदिवादी बोला जाता है। जब महिलाएं आदिवादी हैं तो उनको भी 50% के हकदार है वो, लेकिन चलो फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है, 33% का जो आरक्षण मिल रहा है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट का थैंक्स बोलती हूँ कि जो हमारी महिलाओं के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे समाज में क्या होता है कि गलत ज़्यादा होता है यूज़ और सही बहुत कम होता है। लेकिन इस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ जो है डिज़र्व करती है उनको देखकर ही वो जो है आरक्षण देना सीट देनी चाहिए। लोकसभा में, विधानसभा, हर जगह नहीं कह सकते कि हम होता है, लेकिन कुछ जगह में, कुछ एरिया में ऐसा होता है कि बिना देखे ही कुछ पॉलिटिक्स से लोगों के लिंक होते हैं तो उनको टिकट जो है वो सिफारिश से मिलती है, तो वो बिना देखे ही जो है दी जाती है। जबकि हस्बैंड जो है उसके पॉलिटिक्स में होते हैं तो लेडीज़ को टिकट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन लेडीज़ जो है पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बट ये बहुत गलत होगा अगर ऐसा होगा, तो फिर तो हमारा समाज जो है हमारा देश जो है वो उसमें सुधार नहीं आ सकता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है हमारी गवर्नमेंट में हमारी जो है महिलाओं के बारे में सोचा है, और बस यही है कि जो टिकट आगे आने वाले टाइम में महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में दी जानी चाहिए, वो देखकर ही देनी चाहिए कि वो लेडीज़ जो है वो डिज़र्व करती है या नहीं करती है। तो तभी हमारा समाज जो है वो आगे जा सकता है, हमारा देश जो है वो राइट डायरेक्शन में तरक्की कर सकता है। मैं नीलम वाधवा, मैं तो महिला आरक्षण का जो बिल पास हो ही गया है, ग्रामीण महिलाओं को और लो कैटेगरी की महिलाओं को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका कहना ये है कि जैसे जो पहले महिला जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी, जो मतलब कि मिडिल क्लास से आती थी या कमज़ोर वर्ग से आती थी, जो गांव देहात से आती थी, वो पहले राजनीति में नहीं आ पाती थी, विधानसभा में, लोकसभा में नहीं आ पाती थी, ना ही यहाँ तक कि वो अपने पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़ पाती थी, क्योंकि ये जैसे कि हमारे देश के हमारे लोगों की मानसिकता पुरुष प्रधान की, तो होता क्या था कि उनकी जगह पुरुषों को टिकट मिल जाता था, जो महिलाएं योग्य भी होती थी उनको नहीं मिल पाता था। तो अब आप क्या कहती हैं कि उन महिलाओं को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि निम्न वर्ग के लोगों को और ग्रामीण बहुत गरीब हैं उन लोगों को भी ये मौका जरूर मिलेगा। जैसे मैम कि आप जानते हैं कि बिल तो पास हो गया, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद भी बहुत सारी कानूनी ऐसी प्रक्रिया जो भी होनी बाकी हैं, जैसे कि इसके लिए जाति जनगणना होनी जरूरी है, जनगणना होनी जरूरी है, परिसीमन होना जरूरी है, सीटों का चिन्हित होना जरूरी है कि कौन सी सीट के ऊपर SC लड़ेगा, कौन सी सीट पे ST लड़ेगा। ये सारी प्रक्रियाएं होने में कितना समय लगेगा? आपको क्या लगता है कि ये 2024 में लागू हो पाएगा? नहीं सर, मेरा मानना ये है कि ये 2024 तक नहीं लागू होगा, क्योंकि ये बहुत टफ टास्क है। कोई भी काम जो होता है मोस्ट प्रॉब्ली वो पेपरों में हो जाता है, लेकिन उसको ग्राउंड रिपोर्ट में होने में बहुत वक्त लगता है सर। तो 2024 में तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो जनगणना है उसी को पिछले कई बार से टाला जा रहा है, जनगणना ही नहीं अभी हुई है। तो जब तक जनगणना नहीं होगी कैसे हम ये निर्धारित कर पाएंगे
कि कौन सी सीट पे 10 लाख वोटर है, कौन सी सीट पे 10 लाख वोट से कम है। तो यदि अगर ये निर्धारित जब तक नहीं हो पाएगा तब तक कैसे पता लगेगा कहाँ पे सीट बढ़ानी है, कहाँ पे घटानी है। तो इसमें कितना समय लग सकता है? सर समय का तो इतने 8 साल उसको पास होने में, इतना लंबा समय उसे पास होने में लगा है, तो अब ये इम्प्लीमेंट कब होता है सर, ये इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता है कि वो 2024 में ये वर्क करेगा ही करेगा। तो आपका कहना है कि लागू नहीं होगा? नहीं सर, ये लागू होगा। आपका कहना है कि अगर जो 2029 के चुनाव आते हैं उसमें सर मे बी प्रॉपरली ये वर्क कर पाए, लेकिन अभी 2024 में तो इतना नहीं लग रहा है सर। अच्छा। जो एजुकेटेड लेडीज हैं वो तो अभी भी वर्क कर ही रही हैं सर, हमारी चुनाव में और खड़ी ही होती हैं, लेकिन मेन जो ये वर्क है फॉर द लोअर क्लास वुमेन्स के लिए ही है। उनके लिए मोदी जी कितनी जल्दी अब लेते हैं इनिशिएटिव और कितनी जल्दी वर्क करते हैं, ये देखना होगा सर। आप ये देखिए ना कि जैसे जो अब ये बिल तो लागू हो गया, 33% महिलाओं को आरक्षण मिल गया, लेकिन जैसे कि हम लोग जाते हैं, जहाँ पर भी जाके हम बातचीत करते हैं, देखते हैं, तो जो अधिकतर महिलाएं, जैसे जो हमने देखा है कि जब एमसीडी के इलेक्शन आते हैं, नगर पालिका के आते हैं, विधानसभा के आते हैं, तो होता ऐसा है कि जो यहाँ पर अगर जो पुरुष सीट होती है और उसको आखिरी मौके के ऊपर महिला का कर दिया जाता है, तो उसका जो पति काम कर रहा होता है, पिता काम कर रहा होता है क्षेत्र के बीच में, वो क्या करता है, फाइट करके, लड़ाई झगड़ा करके, जैसे भी करके अपना साधनों का उपयोग करके अपनी महिला के लिए टिकट लेकर आ जाता है, चाहे वो उसके लिए योग्य हो या ना हो। और जो महिलाएं जो कि पार्टी में काम कर रही होती हैं, योग्य होती है, जो इस उम्मीद के ऊपर काम कर रही होती है कि उनको टिकट मिलेगी और वो भी पार्षद या विधायक बनेगी, उनको जो है बहुत तगड़ा झटका लगता है। तो इस प्रकार के जो ये चलन चला आ रहा है कि अपनी जो परिवारवाद है, जो अपनी महिलाओं को ही टिकट मिलती है, क्या आपको लगता है कि 33% रिजर्वेशन आने के बाद जो योग्य महिला है उनको टिकट मिलेगी? नहीं, ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो हो सकता है। ये तो उन महिलाओं को जैसे आज लेके आ रहे हैं वैसे कल भी वो लेके आ सकते हैं। तो आपको लगता है ये योग्य महिलाओं को टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, अभी तक उम्मीद तो ऐसी है, क्योंकि योग्य महिलाओं को टिकट मिले ना मिले, जो ये मेन एमपी बैठे हैं सारे अपनी वाइफ को लेके आ जाते हैं, वो तो अभी भी ये चीज़ तो अभी भी मुझे लगता है कि चलेगी। तो नीलम जी, जो फिर ये जो रिजर्वेशन की जा रही है, क्या एक सिर्फ ये आंखों का छलावा नहीं है? नहीं, आंखों का छलावा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको समय लगेगा। अभी 2024 में ना होकर के जैसे बता रहे हैं कि 2029 तक ये चलेगा, उसको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये वाली गेम तो अभी भी चलेगी, उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैम, जैसे देखिए कि अगर किसी की नीयत साफ हो, तो जैसे भी विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक है जी, वहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी जो पार्टी है वो तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकती है ना, वो तो टिकट दे सकती है महिलाओं को। लेकिन सर अपोजिशन पार्टी में भी सब अप्रोच ही हैं, पैसों का खेल है, ऐसा नहीं है कि सर वो लोग नहीं खड़ा करेंगे, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है ना, जो कोई भी पार्टी हो वो महिलाओं को 33% जैसे आरक्षण की बात कर रहे हैं, सभी ने इस बिल का समर्थन किया है, तो जितने भी दूसरी जो दल है वो भी तो 33% जैसे विधानसभा चुनाव हो रहे दे दें टिकट 33%। रिजर्वेशन की जरूरत थोड़ी है, जैसे नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, बिहार में 50% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, तो और भी तो दे सकते हैं ना अगर उनकी नीयत साफ हो। सर हाँ, ये पॉसिबल है कि वो दे सकते हैं। हाँ, अगर वो नहीं देते तो इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है ना सर। हाँ, ये तो है ही सर, लेकिन बस ओवरऑल यही है सर कि ये चीज़ें बस कागजों में पास हुई है, अभी ये कितना वर्क करता है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। जैसे कि आपसे मैं नीलम जी बात करूँगा कि जैसे अगर हम बात करें कि सरकार की नीयत की, तो इस समय 70 कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें 11 महिलाएं हैं, तो क्या कैबिनेट का विस्तार करके अगर चाहे सरकार तो बाकी जो महिलाओं का जो 12 सीटें और मिलती हैं, तो क्या महिलाओं को मंत्री बनाया नहीं जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। वो जो सीटें हैं पूरी 33 सीटें भी आ सकती हैं, और मैं वही आपके माध्यम से यही कहती हूँ कि लेकिन टाइम लगेगा, समय के अनुसार सारा हो जाएगा, लेकिन अब अगली सरकार किसकी आती है उसके बाद ये चीज़ें सोची जाएंगी। सरकार आने पर ही डिपेंड करेगा कि ये चीज़ प्रस्तावित तो हो चुकी है, लेकिन कौन क्या करेगा वो सारा कुछ 2024 में के बाद ही पता चलेगा।